हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाई राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हमारे ग्रुप से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ पीजीटी में, तो उन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। तो आइए आज का हम अपना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, ममेरी बहन के साथ विवाह निम्नलिखित में से किस एक का रूप है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिबिंबित विनिमय। एक्सप्लेनेशन दिया है, उत्तर भारत में 4 गोत्रीय विवाह बहिर्विवाह का नियम प्रचलित है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पिता के गोत्र में, माँ के गोत्र में, दादी के गोत्र में या नानी के गोत्र में किसी भी लड़की से विवाह नहीं कर सकता। इरावती करवे के अनुसार चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह नहीं हो सकता हिंदू समुदाय में। अगला, विवाह के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बहु विवाह को निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बहुपत्नी प्रथा एवं बहुपति प्रथा हमारा बहु विवाह को निर्दिष्ट करता है। तो बहु विवाह जब पतियों या पत्नियों की संख्या एक से अधिक हो तो उसे बहु विवाह कहते हैं। एक बहुपत्नी जिसमें एक ही पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं, और जब एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह करती है तो उसे बहुपति प्रथा कहते हैं। अगला, नायर तारवाड़ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित थी? नव स्थानिक आवास प्रतिरूप, पति स्थानिक आवास प्रतिरूप, मूल स्थानिक या नोटोलोकल आवास प्रतिरूप या पत्नी स्थानिक आवास प्रतिरूप। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पत्नी आवास प्रतिरूप, पत्नी स्थानिक। तो पत्नी स्थानिक आवास प्रतिरूप दक्षिण परिक्षेत्र में नायर जनजाति में मातृवंशी पत्नी स्थानिक नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। ट्रावनकोर के मालाबार के नायरों में मातृवंशी संयुक्त परिवार को तारवाड़ कहते हैं। जब तारवाड़ बहुत बड़ा होता है तो इसे ताऊजी में विभक्त कर दिया जाता है। ताऊजी वह है जो व्यक्तियों का समूह जिसमें एक स्त्री और उसके बच्चे और स्त्री वंश के उसके सभी उत्तराधिकारी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा डी सही है। अगला, नवस्थानिक आवास विवाह दंपत्ति जब नया घर बनाकर रहते हैं तो उन्हें नवस्थानिक कहते हैं। नाइजीरिया के हौसा जनजाति में पाई जाती है। पति स्थानिक नवविवाहित पति पत्नी जब पति के घर में जाकर रहती हैं तो उन्हें पति स्थानिक कहते हैं। और मूल स्थानिक आवास जब विवाह के बाद पति अपने पिता के यहाँ या पत्नी अपनी माँ के यहाँ रहते हैं तो उसे मूल स्थानिक आवास कहते हैं, अर्थात पति पत्नी दोनों अलग अलग अपने पिता और माता के यहाँ रहते हैं। भारत में नायर लोगों में ऐसा निवास पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोडाव की परिवार की इकाई है? घर, बिरादरी, चूल्हा, ओक्का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोडाव। एक कोडाव की परिवार इकाई है ओक्का की। ओक्का जनजाति में पाए जाने वाले परिवार को कोडाव कहते हैं। शहरों के प्रवसन नहीं वरन नैसर्गिक कारणों के साथ जनसंख्या बढ़ने को क्या कहेंगे? तो उसे आभासी नगरीकरण कहेंगे। नगरीकरण नगरीय विचार एवं व्यवहार के विकास में प्रसार की प्रक्रिया को नगरीकरण कहलाती है। आभासी नगरीकरण जब वास्तव में नगरीकरण नहीं होता, केवल ऐसा प्रतीत होता कि नगरीकरण हो रहा है तो उसे आभासी नगरीकरण कहते हैं। सांस्कृतिक बहुंग मोजेक, कई प्रकार के संस्कृतियों को लोग जब एक स्थान पर रहते हैं तो उसे सांस्कृतिक बहुंग या मोजेक कहते हैं। और आंतरिक गतिशीलता, जब एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में रहना आंतरिक गतिशीलता कहलाती है। जैसे एक गांव में ही रहते हुए अपने ही गांव में दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। संपन्नता में वृद्धि होने से औद्योगिक कामगार मध्यम वर्ग मूल्य और जीवन शैली अपना लेते हैं। इस प्रक्रिया को J.H. गोल्डथ्रॉप ने निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा कामगारों का बुर्जुआईकरण या मध्यम वर्गीकरण। गोल्डथ्रॉप ने अपनी ऑक्सफोर्ड मोबिलिटी स्टडी 1980 से 86 में बताया कि इंग्लैंड में अवरोही गतिशीलता की तुलना में आरोही गतिशीलता की प्रधानता है, अर्थात इसके अनुसार अंतः और अंतरापीढ़ी गतिशीलता के मध्य वर्ग के जीवन शैली अपना लेते हैं और जिसे उन्होंने कामगारों का बुर्जुआईकरण कहा है। दुर्खीम ने अपने प्रकारवाद के सिद्धांत में व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर जैव सादृश्य होगा। समाजशास्त्र में विकासीय सिद्धांत की शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर के लेखनों से हुई। बाद में इस सिद्धांत को कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इमानुएल दुर्खीम आदि के द्वारा किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया। दुर्खीम ने यांत्रिक समाज तथा सावयवी समाज में अंतर कर एक उद्विकासी उपागम के आधार पर बताया है तथा जैव सादृश्य तुलना समाज से की है। समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना सैद्धांतिक रूप से उन लोगों द्वारा प्रयुक्त की गई है जो आलोचनात्मक संदर्भ में कार्य करते हैं, प्रकारवादी संदर्भ में कार्य करते हैं, या मार्क्सवादी संदर्भ में कार्य करते हैं, या समृद्ध संदर्भ में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रकारवादी संदर्भ में कार्य करते हैं। प्रकारवादी संदर्भ, इस संदर्भ के अनुसार यह माना जाता है कि समाज एक ऐसी संगठित एवं आत्म अनुरक्षित व्यवस्था है जिसमें विरोधी परिवेश की स्थिति में संतुलन बना रहता है। समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसकी विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का आपस में सहज रूप से तालमेल होना चाहिए। और आलोचनात्मक संदर्भ के अंतर्गत सामाजिक जीवन के सतह में कुरेद कर अनुमानों आवरणों को हटाने का प्रयास किया जाता है
और हम विश्व में प्रचलन विषय में पूर्ण रूप और सही ज्ञान देते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य प्रकट करना है कि किसी प्रकार सतही यथार्थ मूल यथार्थता से भिन्न हो। मार्क्सवादी संदर्भ के अनुसार इतिहास के प्राकृतिक शक्तियों की विजय पाने के लिए मानवीय प्रयासों अर्थात उत्पादन का प्रतिफल माना जाता है। इस प्रकार अनुसार मार्क्स इतिहास सामाजिक व्यवस्था होने वाले परिवर्तन की एक कृत्रिम श्रृंखला है। और सामवित्त संदर्भ यह अध्ययन की पद्धति एवं कार्यप्रणाली पर विशेष बल देती है। अगला हमारा रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था की पुनर्संरचना के प्रयास में विद्यमान मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों दोनों को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नैतिक, नवप्रवर्तक, कर्मकांडी या विद्रोही। तो यहाँ जब दोनों मूल्य और संस्थागत साधनों दोनों को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें विद्रोही कहते हैं। मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत लक्ष्यों 5 प्रकार के अनुकूलन को बताया। पहला, अनुरूपता, कॉन्फर्मिटी। जब समूह के सदस्य सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत दोनों साधनों को समान रूप से मानते हैं, ऐसी अवस्था को अनुरूपता कहेंगे। नवाचार, जब व्यक्ति समूह सांस्कृतिक लक्ष्य को तो स्वीकार करता है किंतु इसे प्राप्त करने वाले साधनों का प्रयोग न करके नए साधनों का प्रयोग करते हैं तो उसे नवाचार कहते हैं। विधिवाद, जब व्यक्ति संस्थागत साधनों को तो अपनाता है परंतु सांस्कृतिक लक्ष्यों के प्रति उदासीन होता है, उसे विधिवाद कहते हैं। और वापसी, जब व्यक्ति न तो सांस्कृतिक लक्ष्य और न ही वैध संस्थागत साधनों को अपनाता है तो उसे वापसी कहते हैं। और विद्रोह, जब व्यक्ति संस्थागत साधनों एवं सांस्कृतिक लक्ष्य दोनों को ही मानता नहीं, दोनों के प्रति विद्रोह कर देता है तो उसे नए लक्ष्य और इन्हें प्राप्त करने के लिए नए साधनों का प्रयोग करते हैं तो उसे विद्रोह कहते हैं, या जैसे नक्सलवादी। मैक्स वेबर का विश्वास था कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए न कि संरचना पर, क्योंकि व्यक्ति चुनाव करने और बदलाव लाने में समर्थ है। व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे या उसने मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत का खंडन करना चाहा या मानव समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है। उनके अनुसार सामाजिक क्रिया किसी भी मानव आवृत्ति या गतिविधि को कहेंगे जिसके साथ कर्ता या व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निहित होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? संपत्ति पे कब्जा, सत्ता पे कब्जा या मनुष्य का अवमाननीकरण, कामगारों का शोषण। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन या अलगाव मनुष्यों का अपमानवीकरण होता है। कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अलगाव एलियनेशन का अवधारणा दी है। इनके अनुसार पूंजीवादी विकास के साथ साथ जीवन की दशाओं में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया है। ज्यों ज्यों पूंजीवाद पंख फैले हैं त्यों त्यों कारखानों और मिलों में काम करने वाले श्रमिकों में अलगाव की अवधारणा का विकास हुआ है, अलगाव का विकास हुआ है। मार्क्स के अनुसार अलगाव वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं से ही विमुख हो जाता है। मार्क्स ने अलगाव की निम्न विशेषताएं बताई है: कामगार का अपमानवीकरण, व्यक्ति विघटन, समाज के स्थानीय अनुकूलन का अभाव, स्वयं एवं दुनिया से पृथक्करण या वस्तुगत जीवन पद्धति, ये अलगाव की विशेषताएं मार्क्स के अनुसार हैं। किसी जनजाति राजनैतिक व्यवस्था में मुखिया सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अशीर्ष अधिकारी तंत्र या अल्पतंत्र। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शीर्षी समाज में कि राजनीतिक व्यवस्था में मुखिया सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जबकि अशीर्षी समाज में कोई भी मुखिया नहीं पाया जाता। अधिकारी तंत्र आज के नौकरशाही को कहेंगे और अल्पतंत्र जनजातियों में पाए जाने वाले शासन का एक प्रकार है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है कि शीर्ष समाज ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें मुखिया सामाजिक व्यवस्था को बनाने में भूमिका अदा करता है। अशीर्ष समाज जिसमें केंद्रीय सत्ता विहीन होती है, अर्थात कोई भी वो नहीं होता है, किसी के प्रकार हाथ में सत्ता नहीं होती है। अधिकारी तंत्र प्रशासकीय कार्यों अर्थात आज के नौकरशाही व्यवस्था को कह सकते हैं। किस योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु अलग से उपाय योजना बनाई गई है? पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पाँचवीं पंचवर्षीय योजना? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत जनजातियों के लिए एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु अलग से योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे समन्वित जनजाति विकास परियोजना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेन पितृवंशिक होते हैं और खासी मातृवंशिक होते हैं। बद्दू पितृवंशिक होते हैं, होपी मातृवंशी होती हैं, गारो मातृवंशी होते हैं, टोडा पितृवंशी होते हैं। तो इसका राइट आंसर खासी मातृवंशी और नुएर पितृवंशी होते हैं, गारो मातृवंशी होते हैं और टोडा पितृवंशी होते हैं, जबकि बी हमारा गलत है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। खासी गारो लोगों में मातृवंशी संयुक्त परिवार पाया जाता है, जबकि टोडा में पितृवंशी व मातृवंशी दोनों प्रकार के संगठन की विशेषताएं मौजूद हैं। और नुएर तथा बद्दू पितृवंशी एवं होपी मातृवंशी जनजाति है। तेभांगा आंदोलन मुख्यतः
लिए संगठित किया गया है, बटाईदारों के 2/3 हिस्से के लिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि त्रिभंगा आंदोलन 1946 और 47 में बटाईदारों का आंदोलन था, जो फसल के 2/3 हिस्सा को अपने पास रखना चाहते हैं। इनका नेतृत्व किसान सभा ने किया। अगला, अपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध चलाया गया है? मद्यपान, वनोन्मूलन, घरेलू हिंसा या बंधुआ मजदूर। तो अपिको और चिपको आंदोलन खास करके वन से संबंधित है। अपिको आंदोलन जनजातियों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसमें वनों के काटे जाने का विरोध किया गया है। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा में स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं? किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पैरेटो, एल.आर. बार्न। तो मैक्स वेबर मानते हैं कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण धर्म को माना है, चूंकि धर्म एक विचार तथा विश्वास है, अतः सामाजिक परिवर्तन का कारण विचार है। सामाजिक परिवर्तन के निर्धारणवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक महत्वपूर्ण है? एकल कारक, द्विकारक, बहुकारक या अंकरी कारक। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, एकल कारक। सामाजिक परिवर्तन में निर्धारणवादियों में मार्क्स वेबर, जिन्होंने मार्क्स ने का अर्थ है कि अर्थ को प्रधानता दी है, जबकि वेबर ने अर्थ के अलावा अन्य कारणों, अर्थ की जगह यहाँ आर्थिक कारणों को प्रधानता दी है, जबकि वेबर ने आर्थिक के अलावा अन्य कारणों जैसे धर्म में को भी परिवर्तन का कारण माना है। इस प्रकार निर्धारणवादी सिद्धांत एकल कारक होता है। अगला, विल्फ्रेडो पैरेटो ने प्रवर जनसंचलन के अपने सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? शासक, प्रवर्जनवन, सट्टेबाज, किरायाभोगी, भूस्वामी। 1, 2, 3, 3 और 4 1 और 4 और 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हमारा शासक वर्ग, सट्टेबाज और किरायाभोगी वर्ग पैरेटो ने प्रयोग किया है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के चक्री सिद्धांत ने पैरेटो ने 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, एक सम्मिलन में विशिष्ट चालक या समूह के स्थायित्व में विशिष्ट चालक। पैरेटो ने परिवर्तन चक्र के 3 प्रमुख पक्ष बताए हैं। राजनीतिक पक्ष, सत्ता शेरा और लोमड़ी में परिवर्तन होती है। आर्थिक पक्ष 2 बताए हैं, जिनमें सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग वाले होते हैं के बीच सत्ता घूमती रहती है। आदर्शात्मक पक्ष में विश्वास एवं अविश्वास का चक्र चलता है। यह पैरेटो का कथन है कि राजनीतिक पक्ष में सत्ता शेर तथा लोमड़ी के रूप में परिवर्तन होती है, कभी शेर के पास कभी लोमड़ी के पास। और सामाजिक पक्ष 2, आर्थिक पक्ष की बात की है, सट्टेबाज और निश्चित आय वर्गों के बीच सत्ता घूमती रहती है। आदर्शात्मक पक्ष में विश्वास और अविश्वास का चक्र चलता है पैरेटो के अनुसार। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें जाति अधिक्रम के निम्नतर स्थान प्राप्त जातियां उच्चतर जातियों के प्रथाओं का समानुकरण कर ऊपरमुखी गतिशीलता पाने का प्रयत्न करती हैं? तो यह इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संस्कृतिकरण। M.N. श्रीनिवास ने कर्नाटक राज्य के कुर्क लोगों का अध्ययन कर रिलीजन ऑफ सोसाइटी अमॉन्ग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक में ब्राह्मणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद उन्होंने उसे ही संस्कृतिकरण का नाम दिया। ब्राह्मणीकरण निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों के कुछ प्रथाओं का अनुकरण करना है, जब संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी हिंदू जाति, कोई जनजाति या कोई अन्य किसी उच्च जाति या द्विज जाति के में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा को, जीवन पद्धति को बदलता है। क्षत्रियकरण क्षत्रियों की प्रथाओं का अनुकरण कर क्षत्रिय आधुनिकीकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान मानवीय जीवन के उत्थान में प्रयोग किया जाता है। मिल्टन सिंगर और मैकी मैरियट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने में किस संकल्पना का प्रयोग किया है? पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लघु एवं महान परंपराएं, संरचना एवं प्रकार या औद्योगिक नव उदारवाद। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लघु एवं महान परंपराओं का प्रयोग मिल्टन सिंगर एवं मैकी मैरियट करते हैं। पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दिया है। वैसे तो मूल रूप से लघु परंपरा रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रतिपादन किया है और बृहद परंपरा मिल्टन सिंगर ने दिया है, परंतु रेडफील्ड यह अवधारणाएं मैक्सिको के एक अध्ययन में उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव के अध्ययन में मैकी मैरियट ने और रेडफील्ड का अनुकरण करते हुए लघु एवं बृहद परंपराओं के संदर्भ में सार्वभौमिकरण और संक्रियाएं स्थानीयकरण की अवधारणाएं दी है। तो रेडफील्ड ने लघु एवं बृहद परंपरा का प्रयोग मैक्सिको के अध्ययन में किया था, जबकि मैकी मैरियट ने किशनगढ़ी गांव के अध्ययन में रेडफील्ड का अनुकरण करते हुए 2 अवधारणाएं दी हैं, सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रोटेस्टेंट के किस पंथ के धार्मिक विचार पूंजीवाद विकास में सर्वाधिक सहायक हुए हैं? बैप्टिस्ट, कैल्विनवानिस्ट, एनाबैप्टिस्ट या पाइस्टिस्ट। तो वेबर के अनुसार कैल्विनिस्ट, अर्थात वेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्ट धर्म और पूंजीवाद के विकास का कारण प्रोटेस्टेंट धर्म को बताया है। कैल्विनवाद एक समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रोटेस्ट समूहों का नेतृत्व किया, इसलिए उसे कैल्विनवाद भी
कहते हैं प्रोटेस्ट समूहों का इस तरह प्यूरिटनवाद में धर्म विज्ञान की दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी आचार संहिता लगभग समान थी। इसी आचार संहिता ने पश्चिमी पूंजीवाद में पूंजीवाद को भ्रूण या बढ़ावा दिया। अतः वेबर ने कैलिनवाद से पूंजीवाद के विकास के संबंध को बताया है। बाजार विनिमय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार विनिमय विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक विनिमय का आर्थिक प्रतिरूप है। बाजार विनिमय विनिमय करने वाले पक्षों पर निर्धारित नहीं करता। बाजार विनिमय केवल ज्ञात लोगों में वस्तु का अंतरण संभव बनाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1, 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर केवल सी हो जाएगा, केवल 1। बाजार विनिमय की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं के बदले मुद्रा का विनिमय किया जाता है। विनिमय 2 पक्ष होना अनिवार्य है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। पक्षकार ज्ञात लोग हों या अज्ञात लोग हों। तो यहाँ विनिमय के लिए 2 लोगों का अनिवार्य है। उसमें अगर ज्ञात लोग भी हो सकते हैं और अज्ञात लोग भी हो सकते हैं बाजार के अंतर्गत। भारत में नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। गरीबी हटाओ की राजनीति, भूमि सुधार जैसी गरीबी प्रतिकार नीतियाँ या कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगना, सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। तो यह सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नियंत्रित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक स्वामित्व, निजी संपत्ति का सीमित अधिकार, उत्पादन एवं वितरण की क्रियाओं पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण, धन के वितरण में असमानताएं समाप्त हो जाती हैं, प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है, सामाजिक एवं आर्थिक समानता होती है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1991 में भारत ने बाजार समर्थन कार्यनीति अपनाई। इसका अर्थ यह है कि भारत ने अपना आंतरिक नियम ढांचा उदार बना दिया, प्रशुल्क घटा दिए, उपयुक्त विनिमय दर नीतियाँ अपनाई और विदेशी निवेशकों की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने दिया। तो 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1 और 4। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा कि भारत ने जब बाजार समर्थन कार्यनीति अपनाई तो उसने अपना आंतरिक नियम ढांचा को उदार बनाया, अर्थात सबके लिए खोल दिया, प्रशुल्क घटा दिए, उपयुक्त विनिमय दर की नीतियाँ अपनाई और विदेशी निवेशकों को या निवेशकों को अपनाया, अर्थात अर्थभूमिका में उनकी भूमिकाओं को निभाने दिया। तो सभी कथन हमारे सही हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनके अलावा भारत ने 1991 में रुपये का अवमूल्यन किया, जिसके बाद वह पूर्ण परिवर्तनशील बना रहा। आयात शुल्क कम किए, अनुदानों में कमी, ब्याज दरें घटाई, अधिकांश उद्योग एवं उत्पादन को लाइसेंस मुक्त में दिया, विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण को काफ़ी हद तक कम किया और विदेशी निवेशकों को रियायतें दी और उन्हें अधिकार बढ़ाए। आर्थिक व्यवहार में निम्नलिखित आर्थिकत्व निर्धारकों में से किसने पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अवैयक्तिक पूंजीवाद वृद्धि में योगदान नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करिश्माई सत्ता या नैतिक पैगंबर या नेता। जबकि अधिकारी तंत्री वैयक्तिक विधि समृद्धि पश्चिमी में पाया जाता है। परिवहन एवं संचार के विरुद्ध प्रोटेस्ट की नीतियाँ ये सब पूंजीवाद को बढ़ावा दी हैं। अगला, सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बड़ी संख्या में सरल समाज वर्षानुवर्ष एक ही खेतों पर कृषि करते हैं। सिकाही एवं संग्राही समाज केवल पशुओं के शिकार पर जीवन यापन करते हैं। या तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में भैंस पालक, जम्मू कश्मीर के भेड़ बकरी पालक पशुचारी समुदाय के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सरल समाज में एक बड़ी संख्या वर्षानुवर्ष एक वर्ष ही एक खेतों पर कृषि करते हैं। वर्ष में एक ही खेतों पर एक खेती करते हैं। और जबकि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के भैंस पालक और जम्मू कश्मीर के भेड़ बकरी पालक पशुचारी समुदाय के उदाहरण हैं, जैसे बक्करवाल और टोंडा जनजातियाँ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। तो यहाँ पे भैंस पालक में टोडा जनजाति और कश्मीर की भेड़ बकरी पाल बक्करवाल जनजाति है। अधिकांश किसान आंदोलन किस समस्या के समाधान के लिए थे? भूमि पुनर्विभाजन, अल्प सुविधा प्राप्त जातियों द्वारा शक्ति संघर्ष, जमींदारी या जागीरदारी उन्मूलन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत में किसान आंदोलन विदेशी हुकूमत और भारतीय शासकों के खिलाफ थे, जिनका प्रमुख उद्देश्य जमींदारी तथा जागीरदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, आर्थिक शोषण में संरक्षण और राजस्व दर में कमी आदि थी। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च थी? दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडुचेरी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वाधिक केरल में है, उसके बाद लक्षद्वीप का नंबर आता है। तो महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक थी, दिल्ली में 75,
लक्षद्वीप में 81.56, चंडीगढ़ में 76.6 पॉइंट और पांडुचेरी में 79.13% था। निम्नलिखित में से एक समाज का वह प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज या आधुनिक समाज। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पूर्व औद्योगिक समाज एक समाज का उदाहरण है जिसमें व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है, और जबकि उत्तर औद्योगिक समाज में व्यक्ति की अर्जित परिस्थितियाँ उसकी स्थिति का निर्धारण करती हैं। इन तीनों में अगला, एल्मो रोपर ने उद्योग कार्य के प्रति प्रेरणा बढ़ाने के लिए 4 प्रोत्साहनों को गिनाया है। प्रथम 3 प्रोत्साहन है सुरक्षा, उन्नति एवं मानवीय गरिमा। चौथा प्रोत्साहन क्या है? संबंधन की अनुभूति, तादात्म्य की अनुभूति, विश्वास की अनुभूति या उपयोगिता की अनुभूति। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संबंधन की अनुभूति। एल्मो रोपर ने उद्योग कार्य के प्रति प्रेरणा बढ़ाने के लिए 4 प्रोत्साहन गिनाए हैं जिनमें सुरक्षा, उन्नति, मानवीय गरिमा और संबंधन अनुभूति है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर समृद्धि संकेंद्री अचल निदर्श नगर सामाजिक के प्रारंभिक अध्येताओं को नगर समृद्धि अनुभविक प्रेक्षण एवं विश्लेषण उपलब्ध कराए। नव महानगर बहुकेंद्रक सिद्धांत की अपेक्षा संकेंद्री अचल निर्देश से कम सादृश्य रखते हैं। उपर्युक्त कथन में कौन से सही हैं? एक, केवल दो, दोनों या एक या दो? तो दोनों कथन सही है हमारा कि नगर समृद्धि संकेंद्रीय अचल निदर्श के नगर समाज विज्ञान के प्रारंभिक अध्येताओं को नगर समृद्धि के अनुभविक प्रेक्षण और विश्लेषण उपलब्ध कराए, और नव महानगर बहुकेंद्रिक सिद्धांत की अपेक्षा संकेंद्रीय अचल निदर्श कम असादृश्य रखता है। तो दोनों कथन हमारे सही, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एस सेशन ने 1991 निम्नलिखित नगरों में से किस समूह का वैश्विक नगर की संकल्पना विकसित करने में अध्ययन किया है? न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस, बोस्टन, लंदन, मिलानो, शिकागो या टोक्यो, न्यूयॉर्क या मॉस्को। तो यस सेशन ने 1991 में न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो का अध्ययन करके वैश्विक नगर की संकल्पना दी है। किनका? न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो के अध्ययन से वैश्विक नगर की संकल्पना दी है। संस्थागत साधनों के निम्नलिखित रूपों पर विचार कीजिए। सामाजिक क्रिया, सामाजिक संस्थाएं, समुदाय, सामाजिक संबंध। मैक्स वेबर ने नगरीय समुदाय के सिद्धांत में विकसित करने के लिए किन उपयुक्त रूपों का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 और 4। वेबर ने नगरीय समुदाय के सिद्धांत को विकसित करने के लिए सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों को सामाजिक क्रिया और समुदाय के साथ में लिया है। निम्नलिखित कथनों में से एस शासन द्वारा वर्णित वैश्विक नगर के विशेष गुण व्यक्त करते हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश एवं नीति निर्माण का कार्य केंद्र है। ये वित्तीय और विशेषीकृत सेवा फर्मों के प्रमुख अवस्थान हैं। वे बाजार हैं जहां वित्तीय सेवाओं के उत्पाद खरीदे एवं बेचे या अन्यथा निपटाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व का उच्च स्तर उनकी विशेषताएं होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि जनसंख्या घनत्व का उच्च स्तर उनकी विशेषता नहीं होती, बाकी वे बाजारों का केंद्र होते हैं। वे वित्तीय विशेषीकृत सेवा फर्मों के प्रमुख स्थान होते हैं। वे बाजार जहां वित्तीय सेवाएं सेवा उद्योगों के उत्पाद खरीदे व बेचा या निपटाए जाते हैं। तो शासन के द्वारा वैश्विक नगर के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नीति का निर्माण करते हैं। वित्तीय एवं विशेष सेवाओं के लिए फर्मों के लिए प्रमुख संस्थान है, या वित्तीय सेवाओं उद्योगों में खरीदने बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं, और जनसंख्या घनत्व का निम्न स्तर होता है। तो राइट आंसर डी सही है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।